नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में टॉप हेडलाइंस में आज कॉपर है, जहां पर रिकॉर्ड हाइज पर कारोबार बनता हुआ नजर आया है। फिर चाहे वो लंदन मार्केट्स हों या फिर यूएस, हमने कॉपर में लगातार तेजी आते हुए देखी है। यहां से कैसी चाल रह सकती है, क्या कुछ वॉच करना है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे चावल की, जहां पर उत्पादन में अब भारत नंबर 1 है, चाइना को पीछे छोड़ चुका है। और साथ ही साथ जिस तरह से चावल के एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग, साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है और कॉपर से शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश जी, ऑल टाइम हाइज और कॉपर यहां पर सबकी टॉप लिस्ट में भी रहा है 2026 के लिहाज से, लेकिन जैसा हम लगातार बात करते रहे हैं कि आजकल टारगेट समय से बहुत पहले अचीव हो जाते हैं और शायद वही हमने कॉपर में आज फिर से होता हुआ देखा है। ऑलरेडी करीबन 5% की तेजी इस साल में कॉपर दर्ज कर चुका है और 1327 के जो ये लेवल्स हैं, यहां से आपको क्या लगता है कैसे प्राइसेस रह सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल इसमें मोमेंटम बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हमने देखा था 925 के बाद 1400, मतलब बहुत ही तुरंत आया था। लास्ट 2 महीने की जो तेजी थी वो अत्यधिक तेजी हुई। उसके बाद नए साल में थोड़ा बहुत इसने कंसोलिडेट किया है। फिर मुझे लगता है कि 1270 1280 ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन था, एक डिमांड एरिया था, जहां से प्राइसेस में निरंतर अपसाइड पुश मिल रहा था। 1320 के आसपास ये रेस्ट कर रहा था, आज इसे 1320 का भी दायरा क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि जनवरी एंड होते होते हम 1404 रुपए के लेवल निश्चित तौर से कॉपर में देख सकते हैं। मौजूदा स्तर से मुझे लगता है कि 1314 1317 यह दायरा कहीं आता है तो बाय का अच्छा अवसर रहेगा। 1301 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे में 1355 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। कॉपर का मंथली या ईयरली चार्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली है और लगातार बनती रही है, बहुत बड़ी कोई मुनाफा वसूली भी यहां पर नहीं आई। दिनेश जी, एक एडेड चीज ये भी है कि अब चिले में जिस तरह से हमने स्ट्राइक की खबरें सुनी हैं कि वहां पर लेबर कह रही है कि भाव बहुत बड़े हैं और वो प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लेबर अपना वेजेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चिले की जो माइन है ये पहला शायद इंस्टेंस है और आपको लगता है कि ऐसे और इंस्टेंसेस आएंगे और जिस तरह से कॉपर के ऊपर शायद एडेड यहाँ पर टैरिफ यूएस की तरफ से आ सकता है, तो मैक्रो तो है ही, साथ ही इंडिविजुअल फंडामेंटल्स और जो चिंताएं हैं वहां भी ये भी सहारा दे रही हैं। बिल्कुल मनीषा जी, जो स्मार्ट मनी होता है ये सब कुछ ऑलरेडी जानता है, ये पहले से इनबिल्ट मूव हो जाता है। 900 हजार के लेवल्स पे ऑलमोस्ट सभी ने इसमें एंट्री की थी और अब वो जो ऐसी न्यूज आई थी सारी जो इस प्राइसेस को और प्रीमियम ऐड करेगी और पुश करेगी। निश्चित तौर से कोई भी कंपनी अगर ग्रो करेगी, उसका मुनाफा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब बढ़ेगा तो वहां के जो एम्प्लॉय निश्चित तौर से चाहेंगे उनकी सैलरी बढ़े या उन्हें भी उनके प्रॉफिट में हिस्सा मिले। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी पॉजिटिव और सकारात्मक न्यूज कॉपर को निश्चित तौर से आते रहेगी और प्राइसेस न्यूज स्केल हमेशा इसमें छूते रहेंगे। यहां से जैसे आपने कहा कि 1400 प्लस के लेवल्स हमें आराम से देखने को मिल पाएंगे, कैसे देखते हैं आप यहां पर मूवमेंट आता हुआ, क्या रेंज बनते हुए नजर आ सकती है? कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आएगी? आपको लगता है कि लॉन्ग्स बरकरार रखने चाहिए? और जो लोग कॉपर में यहां पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? लॉन्ग टर्म जो मैंने पहले भी टारगेट दे रखा था, मुझे 1680 रुपया करीब करीब मई या जून में आता हुआ दिखता है। तो मतलब यहाँ से भी करीब करीब 300 से 350 रुपए अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन अब इसमें जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस करने चाहिए। 1260 रुपए का इसमें फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 300 रुपए की रैली इसमें आप राइड कर सकते हो। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है मुझे लगता है कि 1680 तक का लेवल है और अगर कोई जनवरी के माह तक ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 1404 के लेवल से निकाल सकता है। ऑलराइट, तो 1400 के लेवल्स तो यहाँ पर जनवरी के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। 1680 यहाँ पर मई में आ सकता है। तो अगर आपने बाइंग की रिकमेंडेशंस या बाइंग अभी आपने करनी है तो करंट लेवल्स के लिहाज से यहाँ पर की जा सकती है। दिनेश जी, इंटरेस्टिंगली सिर्फ कॉपर ही नहीं, जिंक में 14 महीने के हाइज हैं, एल्यूमिनियम 1 साल के हाइज पर है, प्लैटिनम में ओवरनाइट 5% तक की तेजी देखने को मिली है, चांदी 5% तक यहाँ पर चढ़ी है, इवन निकल जो यूजुअली नहीं चढ़ता है वहां पर भी हमने 1 साल के हाइज बनते हुए देखे हैं। तो अक्रॉस कमोडिटीज आप कहेंगे ये फंड एलोकेशंस हैं, रीजिग है यहाँ पर इंडेक्स को लेकर, या जैसे आपने कहा स्मार्ट मनी, स्पेक्युलेटिव मनी यहाँ पर टेंजिबल कमोडिटीज या मेटल्स में रहना चाहती है? बिल्कुल निशा जी, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है मार्केट में कि लोग ये पूछते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। मतलब चांदी अगर लेते हो तो 70% बढ़ गई, गोल्ड लो 70% बढ़ गया, कॉपर लो 50% बढ़ गया। तो मुनाफे का जो इनका एक वो हम कहेंगे कि जो भूख है वो भी करीब 40 से 50%, क्योंकि किसी को हम कहते हैं कि 10-20% का रिटर्न आया तो कहता है कि ये मजूरी ऐसी नहीं चाहिए, हमें एक का 2 ही वाला चाहिए। तो अक्रॉस द मेटल्स अगर आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, सिर्फ एनजी और क्रूड अगर छोड़ दीजिए आप,
तो सब बेस मेटल्स में ब्रॉड बेस्ड बाइंग है और मुझे लगता है कि इतना बड़ा फंड एलोकेशन है कि प्राइजेस अभी यहाँ पर रुकने वाला नाम नहीं लेगी। प्राइजेस यहाँ से निश्चित तौर से ऊपर ही ऊपर जाने का प्रयास करेगी। यूजली हम देखते हैं, और मैं चांदी पर यहाँ पर बात करना चाहूंगी दिनेश जी, और हमने 2,50,000 के लेवल्स यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखे हैं। हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 81 के आसपास, और वहां से एक सडन बिकवाली बाजार में आई थी जो सीधा इसको 71 पे ले गई थी। 77 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर हैं। काफी हद तक आप और मैं इस बाजार में हैं, आप तो रोजाना पैसा भी यहाँ पर डालते हैं। हम जानते हैं कि जो बिग हैंड्स होते हैं वो ऊपर में सडनली दे देते हैं और फिर रिटेल खरीदना शुरू करता है, फिर सडनली उनको दिया जाता है। जो स्मॉल मनी है, जो रिटेल है, वो शायद अब यहाँ पर खरीदने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। फिजिकल बायर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर लौटते नजर आएंगे, लेकिन बिग मनी वर्सेस स्मॉल मनी और जो ये बिग मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है, उसके बाद बहुत खरीदार बाजार में नहीं लौटे हैं। आप मनी मूवमेंट कैसे देख रहे हैं, स्पेशली चांदी के तौर पर? मनी मूवमेंट उसमें निश्चित तौर से आया। अगर आप ईटीएफ देख लीजिए या अगर हमने फिजिकल मार्केट की बाइंग भी है, अब यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स में कम होकर रॉ और फिजिकल मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा खरीदारी की जा रही है। तो निश्चित तौर से मनी पावर यहाँ पे थोड़ा बहुत कमजोर जरूर होगा, क्योंकि जो चीज आपको 80,000, 90,000, 1 लाख तक मिलती थी वो आज 2.5 लाख में मिल रही है, तो 1.5 गुना पैसा आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मुझे निश्चित तौर से लगता है कि कहीं ना कहीं मनी पावर यहाँ रुकेगा। और वोलेटिलिटी मार्केट में इसलिए भी होती है कि सब जानते हैं कि चांदी 3 लाख होगी या 3.5 लाख होगी या 4 लाख होगी। मतलब जितनी ज्यादा रील्स किसी मूवी पर या किसी हीरो पर नहीं बनेगी, मुझे लगता है उससे ज्यादा सिल्वर या गोल्ड पर बनी है। तो ये एक निश्चित आकर्षण का मतलब आप किसी भी महफिल में जाइए, किसी शादी में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, डिस्कशन सिल्वर और गोल्ड ही हो रहेगा। तो ये जब एक आम चर्चा बन जाती है तो मुझे लगता है कि इसकी वोलेटिलिटी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि 10 से 15,000 रुपए की वोलेटिलिटी रिटेल प्लेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे ही उसको लगता है कि 10,000 रुपए गिरे, अब चांदी दोबारा ये 1.5 लाख 1 लाख पे आती है, क्योंकि हमने देखा 78,000 के बाद में ये कभी कभी 80,000 के लेवल आए थे। तो सभी के जहन में कहीं ना कहीं वो चीज निश्चित तौर से कि जब भी सिल्वर गिरती है 50% के आसपास आ जाती है। तो मुझे लगता है निवेशकों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के इसमें निश्चित तौर से ट्रेड करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि 2,14,000 का इसका बेस था, वो होल्ड करके रखना चाहिए। अब वो बेस बढ़कर 2,30,000 के आसपास आ गया है। 2,30,000 के स्टॉप लॉस से आप इसको ट्रेल करते रहे, मुझे लगता है कि 2,92, 320 ये लेवल ऊपर देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी, एक फाइनल सवाल, अगर आपके पोर्टफोलियो में आप चीजें ऐड कर रहे हैं अभी ऑन डिप्स भी, या फिर जिस तरह के आप बड़े बड़े टारगेट्स यहां से दे रहे हैं, तो किस तरह से आपका पोर्टफोलियो फिलहाल यहां पर नजर आता है? कॉपर फर्स्ट है, चांदी फर्स्ट है, सोना है, कैसे आप इसे ऐड कर रहे हो? पोर्टफोलियो रिसेंटली शफल करके एल्यूमिनियम की तरफ ज्यादा झुकाव कर दिया है। थोड़ा सा एल्यूमिनियम मल्टीयर हाई क्रॉस किया है। $3,000 के ऊपर मैंने आती की ट्वीट पड़ी थी कि $3,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। चाइना भी यहाँ पर लिमिट लगा रहा है एक्सपोर्ट्स के लिए। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है और इसकी जो मूवमेंट है धीरे धीरे करके इसमें अच्छा रिटर्न आ सकता है। अभी हमने 292, 294 के लेवल देखे थे, अभी 311 के लेवल है। मुझे लगता है जनवरी खत्म होते होते हम 332 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से भी 20 रुपए का मूव हमें एल्यूमिनियम में भी देखने मिल सकता है। सेकंड बेट इज निश्चित तौर से कॉपर एंड थर्ड इज सिल्वर। ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम पहला, कॉपर दूसरा और चांदी तीसरा। और एल्यूमिनियम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। लगातार एक बढ़त वहां पर हमने बनते हुए देखी है और वो काफी हद तक हाल सारे मेटल्स का भी यहाँ पर है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी उस रैंकिंग में यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में दिनेश जी मेटल्स ऐड कर रहे हैं। हमारे साथ अब इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप लेते हैं सोना चांदी? जैसे दिनेश जी कह रहे हैं आजकल सब लोग सिर्फ सोने चांदी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग सोना चांदी नहीं, हमारे लिए सोना चांदी जो है बासमती राइस जो है वही सोना चांदी है। राइस की मार्केट वो सोना चांदी है और उसने इफेक्ट जैसा सोने और चांदी की मार्केट ने तेजी दिखाई है, ऐसे ही बासमती के अंदर जैसे आपने लास्ट टाइम मैंने बोला था, तो 30% की तेजी बासमती के अंदर दर्ज की गई है। सभी वैरायटीज के अंदर, नॉन बासमती के अंदर उतनी तेजी नहीं आई, पर बासमती के अंदर 30% की तेजी है। जैसे गोल्ड या सिल्वर में देखें तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट मिल रही है। तो राइस के हमारे वॉल्यूम बड़े होते हैं, गोल्ड के वॉल्यूम थोड़े छोटे होते हैं उसके सामने, तो हमारे लिए ये गोल्ड से कम नहीं है। और आज हम राइस की बात करें, यदि बासमती राइस को यदि हम लोग मार्केट के अंदर सेल करते हैं, बाजार के अंदर $2,000 तक सेल करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो हमारी जो वैरायटी है राइस के अंदर, और इसके अंदर एक राइस आता है गोल्डन सेला राइस, जो देखने में सोने के जैसा ही है, और व्हाइट राइस को हम सिल्वर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत अच्छी तेजी है और हम इसके लिए अब गवर्नमेंट के साथ हमने काफी मांगे रखी हैं।
जैसे कि बजट नया आने वाला है, तो बजट के अंदर हमने निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखा है अपने आईआरएफ की तरफ से, पूरे 8,000 मेंबर्स की तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट डाली है कि सबवेंशन स्कीम जो है उसको रेगुलर किया जाए। दूसरा, इंटरेस्ट जो है 4% की सबवेंशन दी जाए। अभी छोटी सी एमएसएमई को दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए के कैप के साथ में, पर उसकी हमारी रिक्वेस्ट है इसको 4% बढ़ाकर और सभी एक्सपोर्टर्स को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको उसके अंदर फायदा दिया जाए, जिससे हम कॉम्पिटिटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर रह सके। दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, इनको हम कम्पीट कर सकें। दूसरा, रोड रेल फ्रेट की सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए 3% की एटलीस्ट, क्योंकि इसके अंदर काफी रेट्स वगैरह लोकल में बढ़े हैं, लेबर्स बढ़ी हैं, तो पर उसके अंदर हमारे फ्रेट जो ऊपर चले गए हैं पर उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को एक एक्स्ट्रा होगी। तो इसके अंदर जो वैल्यू एडिड आइटम है उसके ऊपर हमने एक डिमांड रखी है आईआरएफ की तरफ से कि इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट जो भी बासमती राइस की वेराइटीज को हायर वैल्यू $1,000 से ऊपर की एक्सपोर्ट करते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाए। इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा कंट्री में आएगा, ज्यादा हायर वैल्यू हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, किसानों को बेनिफिट इनडायरेक्ट वे में बेटर दे पाएंगे, क्योंकि उस वैरायटी की वो प्रोत्साहन दे पाएंगे कि वो ज्यादा उसकी पैदावार करे। तो ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट के साथ भी, और लगता है कि अब नए आने वाले बजट से बहुत आशाएं हैं हमारे ट्रेड को राइस के अंदर, तो इसका बेनिफिट हमें मिले। एक और चीज, और जो हम पार्लियामेंट में आंसर के तौर पर शिवराज चौहान जी का देख रहे थे कि चावल के उत्पादन में अब भारत नंबर 1 पे है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, इसके क्या मायने हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए यदि आपने पहले भी देखा होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है 142 मिलियन टन 2024 और 2025 में हो गई है इस साल की, जिसके अंदर से हमने 20.1 मिलियन टन का हमने एक्सपोर्ट किया है टोटल। आउट ऑफ 6 मिलियन टन बासमती राइस वेराइटीज हैं और 14.1 मिलियन टन नॉन बासमती राइस है, जो कि हमारा जो चाइना है 142 मिलियन टन के आसपास के बीच में करता था, तो हम लोग इसको सरपास करके 150 मिलियन टन हम सरपास कर चुके हैं इस साल। सो इसको चाइना को सरपास किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पैदावार बढ़ रही है, किसानों में जागरूकता आ रही है, और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं वो हेल्प कर रही है किसानों को ज्यादा राइस की तरफ करने के लिए कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करें, और इल्ड भी बढ़ी है फील्ड के अंदर। हम लोग जैसे हमारी आईआरएफ टाइम टू टाइम किसानों के साथ मिलकर उनको एजुकेट करती है, काफी जगह हम लोगों ने इसके ऊपर सेमिनार चलाए कि पेस्टिसाइड फ्री राइस को किया जाए, तो उसके अंदर काफी हमें पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिला है। प्रोडक्शन के ऊपर भी आशा है कि आने वाले साल के अंदर हमारी प्रोडक्शन लगभग 5 से 6 मिलियन टन और एक्स्ट्रा होगी इस साल से भी। तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं, नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं आज के दिन, और राइस से एक जो $13 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करते हैं कंट्री के लिए, तो इसका टारगेट है कि $20 बिलियन की इसकी अर्निंग कर सकें, जिसका 1,80,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए टोटल राइस के अंदर। जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स हैं डॉक्टर गर्ग, और ये बात हमारी पहले भी होती रही है कि यूएस के साथ ऑफ कोर्स कारोबार करना थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन जो एक्सपैट्स हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने फिर भी यहाँ पर विद द टैरिफ भी यहाँ पर चावल खरीदा है। जिस बाकी कंट्रीज के लिहाज से किस तरह से नई मार्केट्स आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, नई मार्केट काफी हो रही है। जैसे इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 172 कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, किसी ना किसी कंट्री में प्लस माइनस होता रहता है। पीछे हमें उम्मीद थी कि फिलीपीन से काफी बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, पर फिलीपीन की अचानक कुछ क्वांटिटियां उन्होंने अपने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इंपोर्ट के ऊपर अभी टाइम ले रहे हैं, और क्वांटिटी को उनको करना तो है इंपोर्ट, क्योंकि हर साल 3 मिलियन टन करते हैं। अब अफ्रीका के अंदर हमारी पोटेंशियल काफी नई मार्केट खुलती जा रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले हमें लगता है कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिसके अंदर 25% ज्यादा डिमांड रहने वाली है लास्ट ईयर से। तो हमारे को जो भी शॉर्टफॉल यदि कहीं किसी कंट्री से होगा तो वहां पर मिलेगा। बासमती राइस के अंदर जो यूएस से एक सेटबैक मिला टैरिफ बढ़ने की वजह से, एक्चुअल के अंदर उतना डाउनफॉल यूएस के एक्सपोर्ट में हमारा नहीं आएगा। मुश्किल से हो सकता है 2-4-5% का फर्क पड़े,
पर उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और अफ्रीका के अंदर या दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आज देखेंगे हमारा राइस का, बासमती का भी काफी डिमांड लगातार चल रही है और बासमती की हर जगह डिमांड बढ़ती जा रही है। कुछ कंट्रियां के हमको सरप्राइज देखने को हमें ऐसी मिली हैं जिसके अंदर पहले बासमती कभी एक्सपोर्ट होता नहीं था, उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही 50 से 60 हजार टन का इंपोर्ट किया है। अभी नई कंट्री अफगानिस्तान काफी बड़े पैमाने के ऊपर भारत से राइस इंपोर्ट कर रहा है और वो मेनली बासमती राइस, और जो हम बात करें गोल्डन सेला बासमती राइस का काफी इंपोर्ट करता है, जो पहले पाकिस्तान से करता है, पर उनके आपस के संबंध अच्छे ना होने की वजह से अभी टाइम बिंग के अंदर तो भारत से काफी उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया है, जो ईरानियन पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ से आगे जाकर प्राइसेस पे भी एक सेंस लेना चाहेंगे आपसे डॉक्टर गर्ग। जिस तरह के नंबर्स आपने हमारे साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले साल चावल के प्राइसेस सिर्फ गिरे ही हैं और बासमती जैसे आपने कहा 30% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की ग्लोबल प्रोडक्शन है चावल की, जिस तरह की भारत के नंबर्स हैं, किस तरह का प्राइस क्यूज रह सकते हैं? देखिए, बासमती राइस के अंदर हमारे कोई कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ है, तो उसके अंदर भी बड़ा लिमिटेड है क्योंकि हमारी मार्केट बासमती राइस के अंदर बहुत बड़ी है। हमारी बासमती एलोन हम वैरायटी 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं साल का, जो इस साल बढ़कर 6.5 मिलियन टन करने का टारगेट है। और इधर पाकिस्तान जो टोटली बासमती राइस या नॉन बासमती राइस को टोटल एक्सपोर्ट उनका 4 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट होता है, तो जो हमारे मुकाबले कहीं भी उसको कहेंगे कि खड़ा नहीं रह सकता है। तो हमारे जो राइस के प्राइसेस हैं बासमती के अंदर आज इससे ऊपर बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है। जो आज जो वैरायटी हमारे 50 से 55 रुपए किलो के अंदर खुली थी मार्केट के अंदर, और आज वो बढ़कर 80-85 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर डिमांड निकल रही है बायर्स की सब तरफ और बासमती राइस में तेजी बनी रहेगी। अब हम आते हैं नॉन बासमती के अंदर, तो नॉन बासमती के अंदर जो मार्केट हमारी $340 तक नीचे डाउन होकर आई थी, आज वो मार्केट स्टेबल होकर $355-360 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर। और सब तरफ डिमांड निकल रही है, भारत की डिमांड लगातार बनी हुई है क्योंकि अभी बीच में थाईलैंड वगैरह जो कि बिल्कुल पैरेलल हमारे भारत के प्राइसेस पर आ गए थे, आज थाईलैंड के प्राइस के अंदर $30 से $40 की तेजी आई है। पाकिस्तान में भी तेजी है, नॉन बासमती में वर्मिस राइस के अंदर तेजी है $30-40 की। इसके सामने पैरिटी हमें मिल रही है भारत को, और भारत से हमारी एक्सपोर्ट इसी वजह से आप देखेंगे हर पोर्ट्स के ऊपर वेसल लगे हुए हैं। मंथ का हम लोग आराम से 1.5 से 2 मिलियन टन के आसपास में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। एक फाइनल क्वेश्चन डिमांड को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हमने जैसे मांग आपसे सुना ही, एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे खासे हैं, भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग है? भारत के अंदर भी डिमांड अच्छी है। वैसे ये सर्दियों के टाइम है, जो सर्दी के अंदर नॉर्थ इंडिया या इसके अंदर देखेंगे थोड़ी डिमांड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह और सभी वेराइटीज के आते हैं, पर फिर भी राइस की डिमांड इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक में काफी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस है, नियर अबाउट 40 मिलियन टन का सरप्लस रहेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओएमएस के अंदर ही कुछ प्राइस को नीचे करें। डोमेस्टिक में नीचे मार्केट आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे को एक्सपोर्ट के अंदर भी बेनिफिट होगा उस बात का, और हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जल्दी कदम उठाना चाहिए और ओएमएस की स्कीम को जल्दी से ही प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए, जिससे अपने एक्स्ट्रा बर्डन को गवर्नमेंट कम कर सके। जो अननेसेसरी उस गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट, दूसरा वेयर हाउसिंग की कॉस्ट। नई आने वाली मार्च के अंदर नई क्रॉप आएगी वीट की, वो भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है क्रॉप की, तो उसके लिए हमारे को आज के दिन ही सोचकर और पहले से कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। तो जहां तक का चावल उत्पादन की बात है, भारत के नंबर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। हम वर्ल्ड में, विश्व में सबसे नंबर 1 पर हैं चावल उत्पादन में, और आगे यहाँ पर ये स्थिति होल्ड करने की एक्सपेक्टेशन भी है। जहां तक बासमती प्राइसेस की बात है, अच्छे खासे गेंस हैं। नॉन बासमती में गिरावट इसलिए है क्योंकि ये सरप्लस है, लेकिन यहाँ पर भी सरकार ओएमएसएस के थ्रू क्या लेके आती है उसके ऊपर नजर रहेगी। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस होती हुई देखी। इसी के साथ CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट।
जो बॉन्ड एलोकेशन कैलेंडर है यहाँ पर स्टेट्स की तरफ से, वो हम जानते हैं कि क्लियरली 5 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है और उसी बीच में से यहाँ पर 9 राज्य आज यहाँ पर बॉन्ड्स का ऑक्शन करने वाले हैं। क्लियरली 301 बिलियन जुटाने का यहाँ पर लक्ष्य है। बहुत जल्दी ये ऑफकोर्स विंडो बंद हो जाएगी और हम देखेंगे कि टोटल कैलकुलेशंस यहाँ पर क्या निकल के आती हैं। तो वो फर्स्ट राउंड जनवरी से मार्च के बीच में जो राज्य यहाँ पर सरकार करने वाले हैं उसका पहला राउंड है आज यहाँ पर। इंटरेस्टिंगली अगर हम मंडे यानी कि कल की बात करें तो 92.5 बिलियन के गिल्स हमने यहाँ पर बैंक्स को खरीदते हुए देखा है सेकेंडरी मार्केट्स में, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ से भी आते हुए। वेल आपको याद दिला दें कि काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि 10 साल की सरकारी बॉन्ड डील इस हफ्ते 6.6 से लेकर 6.66 के बीच में रहने का अनुमान है। बॉन्ड मार्केट का फोकस ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्लूमबर्ग की जो ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड पर ऐलान है वो शायद अगले हफ्ते आ सकता है। बाजार को ऑलमोस्ट लगता है कि ये डन डील है बिकॉज S&P ग्लोबल रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की रेटिंग सॉवरेन रेटिंग दैट इज BBB तक बढ़ सकती है। बाजार की नजर ऑफ कोर्स यहाँ पर 7 जनवरी को जारी होने वाले FY26 GDP के अनुमान पर भी होगी। जो नया रिएक्शन है रुपए में या बॉन्ड मार्केट्स में वो यहाँ से भी आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन कंपनीज को यहाँ पर बॉन्ड द्वारा डेट जुटाने की मंजूरी मिली है उसमें से सैटर्न फिनसर्व है, जहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 400 मिलियन रुपए वो यहाँ पर जुटा सकते हैं। टोरेंट फार्मा 125 बिलियन, REC की बात की जाए तो 1.55 ट्रिलियन यहाँ पर डेट के द्वारा NCDs के द्वारा जुटाने की यहाँ पर बोर्ड की तरफ से उनको अप्रूवल मिल चुका है। JSW स्टील की बात करें तो 550 बिलियन रादर यहाँ पर भी है। टोरेंट फार्मा यहाँ पर 30 बिलियन जुटाने वाला है। 350 बिलियन की मंजूरी यहाँ पर बोर्ड ने एक्सिस बैंक को भी दी है। और जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है तो 100 बिलियन इंफ्रा डेट के थ्रू यहाँ पर जुटाने की एक्सपेक्टेशन है। कल हम आपको बता रहे थे अडानी एंटरप्राइजेस के बारे के NCD के बारे में, वो यहाँ पर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। खुलते से ही NCD सिर्फ 45 मिनट में यहाँ पर पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ और 1000 करोड़ जुटाने की योजना जो थी वो हमने यहाँ पर पूरी होते हुए देखी। एक्चुअली जो 500 का बेस वैल्यू सब्सक्रिप्शन था वो 10 मिनट्स में ही यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो क्लियरली अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये जो इशू है बाजार की, इस पर नजर थी और बहुत जल्दी हमने वो नंबर्स यहाँ पर अचीव होते हुए भी देखे। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.